रात के करीब 9:15 बजने को हैं और दिल्ली से एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे वक्त तक ये खबर आती रही कि ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट और तमाम बंदोबस्त हमें नजर आ रहा था। इसके बाद ये साफ हो गया कि ईडी आज अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार कर सकती है और उसी मामले में गिरफ्तारी हो गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने के कितने मामले हैं, ये हमें देखने वाली बात है। इससे पहले हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई झारखंड में, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन यहाँ सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हुई है और 2024 के चुनाव से ऐन पहले हुई है। तो इस गिरफ्तारी के मायने क्या हैं, इस गिरफ्तारी के जो प्रभाव होंगे वो क्या होंगे, क्या इसका असर 2024 के चुनाव पर भी पड़ेगा, तमाम फैक्टर्स पे बात करेंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई क्यों, जबकि आज दिल्ली हाईकोर्ट में मामला गया था और ये वहां से राहत चाहते थे कि गिरफ्तारी ना हो। कई समन्स भेजे गए, तमाम डिटेल्स हैं। इसके लिए हमारे साथी निखिल हैं। निखिल, पूरी जानकारी आप दीजिए जरा, क्या हुआ है, थोड़ा अभी का और थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड। देखिए, अभी की तो जानकारी यही है कि एक 12 सदस्यों की टीम प्रवर्तन निदेशालय की ईडी जिसे हम कहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल के निवास पर पहुंची थी। अभी 9:30 बज रहा है और दो ढाई घंटे पहले ये लोग पहुंचे हैं। तो मतलब 6:30-7 बजे के आसपास वो पहुंचे और तभी से ये आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है कि अब क्योंकि वो घर तक पहुंचे हैं तो एक तो तरीका ये होता है कि बाहर ही नोटिस लगा के आ जाना, लेकिन घर में जिस तरह से आरएएफ की तैनाती बाहर थी, जिस तरह आम आदमी पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं वो बाइट देने लगे, प्रेस से बात करने लगे, उसी से लगने लगा था कि इस बार सिर्फ नोटिस वोटिस देने वाली बात नहीं है, इस बार हो सकता है कि गिरफ्तारी हो, जो कि अंततोगत्वा हो भी गई गिरफ्तारी। केस क्या है? केस दिल्ली में एक नई शराब नीति आई थी नवंबर 2021 में और उसको जुलाई 2022 में स्क्रैप कर दिया गया था। पुरानी नीति लागू हो गई थी। उसको लेकर के एक लाइन का मतलब अभिनव, अगर आप एक लाइन का इल्ज़ाम अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लिकर स्कैम की बात कर रहे हैं या इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि क्या इस तरह ठेके दिए गए और अनुचित लाभ दिया गया ताकि कोई पैसे की रिकवरी हो और उससे चुनाव प्रभावित किए जाएं। ये एक लाइन केस यही है, ठीक है। अब इसमें अनेक एजेंसियां हैं और इसकी क्रोनोलॉजी अगर हम समझेंगे और किस तरह कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व हुई है तो फिर वो अलग मतलब निटी-ग्रिटीज उसकी हैं, लेकिन एक लाइन में केस यही है, ठीक है। हिंदुस्तान में चंदा देना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन आप किसी चंदे के बदले में अगर आप अनुचित लाभ किसी को दे रहे हैं तो करप्शन की श्रेणी में आएगा, क्विड प्रो को जिसको हम कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपको बहुत बॉन्ड से मतलब बॉन्ड्स को लेकर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उससे काफ़ी सिमिलर नज़र आएगा ये। एनीवेज, अभी हम लिकर स्कैम की ही बात करते हैं, जो अलेजेड लिकर स्कैम। दिल्ली में एक शराब नीति थी, उसको अरविंद केजरीवाल सरकार ने चेंज किया। एक्साइज मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया, उनके रहते हुए। और जो जो दिल्ली एनसीआर के हमारे दोस्त हैं और अगर उसमें से कुछ लोग हैं जो या उनको जानते हैं, ऐसे लोगों को जो कंज्यूम करते हैं, वो याद करेंगे कि बहुत सस्ती शराब बिकी, 1 पे 1, 1 पे 2, इस तरह के ऑफर्स। अब ये ऑफर्स कहाँ से आ रहे थे? इनका इल्ज़ाम है, एक जो दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी नरेश सक्सेना थे, माफ़ कीजिए, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, उन्होंने एक रिपोर्ट कंपाइल करके दी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को जुलाई 2022 में। और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो जिस तरह से नई शराब नीति आई है उसके अंदर प्रोसीजरल लैप्स हुआ, यानी कि विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। नई पॉलिसी आप ला सकते थे लेकिन प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। और उसके अंदर बहुत सारे उन्होंने शब्दों को फ्लैग किया। एक उन्होंने कहा कि आर्बिट्ररी और यूनिलैटरल डिसीजन लिया गया। इसका मतलब जो फैसला सरकार ने लिया, दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने, वो उसमें कोई तर्क नज़र नहीं आया जिसने रिपोर्ट प्रिपेयर की उसे, ठीक है। एक तरफा फैसले यहाँ लिए जा रहे हैं। उसके बाद जिस तरह फैसले लिए गए उससे जो सरकारी ख़जाना है उसको नुकसान पहुँचा और ये जो अनुचित लाभ दिया गया उसके चलते 580 करोड़ रुपए का नुकसान मतलब हिंदुस्तान के ख़जाने को हो गया। और अब ये अनुचित लाभ आप दे रहे थे शराब के जो व्यापारी हैं उनको, तो उनसे आपको क्या मिला? उनसे आपको धन मिला और उस धन का इस्तेमाल गोवा और पंजाब के चुनावों में 2022 में आपने किया। ये इल्ज़ाम लगाया गया इस रिपोर्ट के अंदर।
और इसी रेफरेंस में ये रिपोर्ट रेफर कर दी गई सीबीआई को, और सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू की, और आप उसी लिए देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता एक के बाद अरेस्ट होते जा रहे हैं। अब इसमें इसी मामले में मनीष हाँ, सिसोदिया की इसी- गिरफ्तारी इसी हुई है, मामले में मनीष- इसी मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है, ये हाँ एक ही सिलसिला, सत्येंद्र जैन के ऊपर बाकी केसेस भी थे, पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ये, और उधर के कविता की गिरफ्तारी। हाँ, तो ये जो कथित शराब घोटाला हुआ उसी का है इल्जाम। आप उसके बहुत डिटेल में जाएंगे तो अभिनव बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। टोटल घर कितना 500 करोड़ का 580 करोड़ का नुकसान हुआ खजाने को, और इससे पैसा उठाया गया 292 करोड़ अनुचित रूप से कमाया गया, और फिर उसको मतलब लोगों ने अपने जेब में रखा है, चुनाव में लगाया गया, ये इल्ज़ाम है। एजेंसीज का ये भी कहना है कि जो शराब सस्ती हुई थी और जिन व्यापारियों को लाभ पहुंचा, 12% का मार्जिन दिया गया, और इसमें से जो 6% था, माने आधा कह लीजिए आप, वो किकबैक था। यानी कि मैं तुमको 12 रुपये की छूट दूंगा और उसमें से 6 रुपये तुम मुझे दे देना। ये मोटा मोटा इल्ज़ाम था। और फिर उसके अंदर अब जिसके, लेकिन अच्छा हाँ, आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उनका कहीं नाम ऐसे नहीं आया है सीधे सीधा आरोपी के रूप में, किसी एजेंसी ने ये नहीं कहा, लेकिन उनको समन तो लगातार भेजे जा रहे थे, और समन लगातार जा रहे थे तो अरविंद केजरीवाल उसको क्वेश्चन भी कर रहे थे कि मुझे कैसे बुलाया गया है, क्या मुझे एक गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, क्या मुझे एक आरोपी के तौर पे बुलाया जा रहा है। फिर उन्होंने उनके तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि ये तो समन ही गैर कानूनी है। क्या मुझे पार्टी अध्यक्ष के तौर पे बुलाया जा रहा है, हाँ, क्या मुझे सीएम के तौर पे बुलाया जा रहा है। अच्छा, इसमें ये भी एक चीज मतलब निखिल, लोग जो इसको समझना चाहते हैं, जो आप अब तक बहुत बात होती थी कि केजरीवाल ने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखे, तो वो साइन नहीं करते हैं, तो फिर उनका नाम इसमें कैसे आया और क्या मामला बिल्ड हुआ? देखिए अभिनव, ये इस आपके सवाल का जवाब एक लीगल एक्सपर्ट बेहतर दे पाएगा, पर मैं अपनी जो बेसिक समझ है बता दूं आपको। अगर किसी चुनी हुई सरकार ने कोई फैसला लिया है तो हिंदुस्तान में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत चलता है, जो मतलब जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, वेस्टमिंस्टर सिस्टम के बहुत करीब, उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो भी निर्णय सरकार का है वो पूरे कैबिनेट का निर्णय है, उसमें कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इस निर्णय का हिस्सा नहीं था। और कैबिनेट का जो लीडर होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अब मतलब इन थेरी आप ये कह सकते हैं कि कोई भी फैसला प्रधानमंत्री का ही होता है या कोई भी फैसला मुख्यमंत्री का ही होता है। मुझे पर्सनली नहीं पता कि ईडी ने क्यों अरविंद केजरीवाल को बुलाया है या उनके पास किस तरह के इनसाइट्स हैं। यही चीज़ तो आम आदमी पार्टी बार बार पूछ भी रही थी कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, या अरविंद केजरीवाल को बुलाया। अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का एक तरह का जनमत संग्रह कराने की कोशिश की, पूछा लोगों से कि क्या हमें जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस तरह, मतलब वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि कुछ हो सकता है, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट भी गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट में अभी एक दिन पहले भी हमारे दर्शकों ने देखा, हमने उनको जानकारी दी थी, दिल्ली हाईकोर्ट में वो राहत लेने गए थे गिरफ्तारी से। आज भी उस पर सुनवाई हुई है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में वो गए, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंह भी उनके तरफ से अपीयर हुए थे, और ईडी ने तो ऑब्वियसली जो केंद्र सरकार के सारे वकील हैं उन्होंने ईडी का पक्ष रखा उसमें। तो कोर्ट ने कहा कि, कोर्ट ने, जो हम पहले भी बता चुके हैं अपने दर्शकों को, कि कोर्ट ने कहा कि आप एक इंडियन सिटीजन हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी होने के साथ संवैधानिक पद पर बैठे हैं पर नागरिक भी हैं, और आपको एक एजेंसी का नोटिस आ रहा है, तो आप क्यों नहीं जाएंगे। तो फिर अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने अपने तर्क दिए। उन्होंने कहा कि हमको समन को हम मना नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से तो ये समन ही ठीक नहीं, लेकिन हम समन का जवाब देने को भी तैयार हैं, हम ऑनलाइन अपीयरेंस चाहते हैं कि ऐसे जूम कॉल या किसी तरह से बात हो जाए। हमको ये डर है कि इनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, तो वो उस अरेस्ट से रिलीफ चाहते थे। कोर्ट ने एक दिन पहले भी कहा कि देखिए इस तरह हम आपको रिलीफ नहीं दे पाएंगे, अरेस्ट से आपको रिलीफ नहीं दिया जा सकता। ईडी से भी बिल्कुल कहा कि भाई आप भी अपने केस को प्रेजेंट कीजिए, आपको नोटिस वोटिस इशू। आज की जो सुनवाई हुई है 21 मार्च को भी काफ़ी विस्तृत सुनवाई हुई, क्योंकि ये एक्शन मुझे लगता है कि जो लोग जानकारी जिनको होगी वो शायद एंटिसिपेट कर रहे होंगे। तो आज सुनवाई हुई तो फिर कोर्ट ने ईडी से कहा कि आप वो डॉक्यूमेंट्स हमको दिखाइए जिसके आधार पे आप कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो खुली अदालत में नहीं हुआ, क्योंकि मामला अभी वो है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो वो पब्लिक नहीं है कि वो क्या जानकारी थी, लेकिन वो सील्ड कवर में दिखाया गया जजेस को, और फिर उन्होंने अपने चैम्बर में उसको स्टडी किया, और फिर आकर के उन्होंने अपनी बात रखी। तो उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी गिरफ्तारी से रिलीफ की, वो रिलीफ उन्हें मिला नहीं, पर उनकी पिटीशन भी डिसमिस नहीं हुई। ऐसा आतिशी
उनका मैं अभी देख रहा था, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, आतिशी कह रही हैं कि उनकी पिटीशन डिसमिस नहीं हुई है, गिरफ्तारी से रिलीफ ना मिला हो लेकिन पिटीशन डिसमिस नहीं हुई है, और ईडी को नोटिस भी इशू हुआ है इनकी याचिका के ऊपर, और सुनवाई की अगली तारीख दी गई है। अब अगली सुनवाई से पहले लेकिन अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गए हैं। तो ये अभी तक की जो जानकारी है वो यही है। केस हमने आपको मोर और लेस बताया कि क्या है, और जो बड़े नंबर्स हैं वो बता दिए, क्रोनोलॉजी हमने बता दी कि एक अच्छा, ये इनको लग तो गया था कि अब जो है ईडी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट गए, अब मुझे लगता है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इस गिरफ्तारी के बाद। और ये अपने आप में बहुत बड़ी गिरफ्तारी, इसका मैसेज सिर्फ ये लीगली कानूनी दांवपेच से इतर जा करके बिल्कुल है। पॉलिटिकल मैसेज बहुत बड़ा है। मुझे अभिनव मतलब याद नहीं, जो दर्शक जानते हो वो लिखें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि क्या भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कभी किसी सर्विंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है। मतलब एक उदाहरण तो अरविंद केजरीवाल का अब हमारे सामने आ गया है। पर कम, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद बहुत ही कम हुए हों या पहला भी हो सकता है, आई डोंट नो। हाँ, मतलब इस पे तो क्योंकि हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दिया बाकायदा, इस्तीफा दिया। और शिबू सोरेन की भी जब गिरफ्तारी हुई थी तो भी वो नहीं थे, शायद सिटिंग सीएम नहीं थे। उसके बाद और भी बहुत सारे, तो इसका जो पॉलिटिकल मैसेज है निखिल, वो बहुत बड़ा है। आप देखेंगे अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे आ जाएंगे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं। और प्लस जो है 24 का चुनाव अनाउंस हो चुका आ है, ही गया, अब कितना 19 समय ही तारीख बचा है? से वोटिंग हाँ, होनी एक है। महीने से कम आपका समय और बचा है। अब अरविंद केजरीवाल का जो स्टेक है वो सबसे बड़ा दिल्ली में, हम्म, उसके बाद पंजाब में। हम्म, पंजाब में जो चुनाव होना है वो आखिरी चरण में होना है, 7वें चरण में, और दिल्ली में पहले ही हो जाना है। हम्म, तो अब उसका इस पे क्या असर पड़ेगा, ये मतलब एक जो पॉलिटिकल बात है। और जो आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वेंडेटा में ये की गई कार्रवाई है चुनाव से पहले। और जो बीजेपी के समर्थक हैं या फिर बीजेपी जो बीजेपी को चाहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपने गलत किया है, इसलिए आपको गिरफ्तारी हुई। दोनों तरह के तर्क सोशल सामने मीडिया पे आए। भिड़ गए हैं। अक्षय हमारे साथी हैं, उन्होंने अभी गूगल कर लिया। भारत के इतिहास में कभी किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं किया गया था। 21 मार्च 2024 को ये बात बदल गई है, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो गए हैं। आप कह रहे थे अभिनव कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे बहुत ध्यान दिया है कि क्या लोअर कोर्ट्स में आपको रिलीफ मिला है, और क्या वो वाली पूरी प्रक्रिया हो गई कि आपके सारे दरवाजे बंद हो गए और आप यहाँ आए। तो ये बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लॉयर्स इस चीज़ को कंसिडर कर रहे होंगे कि वो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट जाकर भी तुरंत रिलीफ ईडी के केसेस में आज तक किसी को मिली नहीं है। कोर्ट ने लगातार नाराजगी जाहिर की, लेकिन ऐसे जैसे होता है ना कि केस सुप्रीम कोर्ट में लगा और बहुत एक तीखी टिप्पणी आई और कड़क, वो उस तरह का पीएमएलए के केसेस में नहीं होता है। बहुत सख्त कानून है, बेल के लिए बहुत सख्त जो सेक्शन 45 है उसका नियम लागू करता है। और काफ़ी उसमें उसमें बेल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मजबूत तर्क खोज के लाना पड़ता है। तो और उसमें मतलब बात इसमें पैसे की बात नहीं है, हाँ। बात है कि उतना स्टडी करके उतना टाइम, वकील तो आप हायर कर लेंगे आज कोई बहुत बड़ा, लेकिन आपको उस तर्क को बनाने के लिए समय चाहिए। और वो अब जैसे आपने कहा लोकसभा चुनाव आ ही गए हैं, समय ही सबसे ज़्यादा कीमती है, पैसा तो होता ही है। मतलब आप देखेंगे तो जो आम आदमी पार्टी के जो दो सबसे बड़े फेस, हाँ, मतलब जिनका सबसे ज्यादा नाम या चर्चा, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, दोनों एक केस में जेल में चले गए। भगवंत मान पंजाब में चेहरा है, पंजाब में, यहाँ दिल्ली में राघव चड्ढा, आतिशी और बाकी जो जितने मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज और भी जितने नेता हैं, लेकिन जो आपका मेन फेस है वो बिहाइंड द बार है। और आप चुनाव में जाने वाले हैं, तो ये अपने आप में बहुत देखने वाली रोचक चीज होगी कि आम आदमी पार्टी अब अपने प्रचार को किस तरीके से देखिए अभी ना, जैसे ये मैं कोई बहुत एक्सपर्ट पॉलिटिकल कमेंटेटर तो नहीं हूँ, लेकिन आप दिल्ली के जो 7 लोकसभा हैं और उसमें आप लगातार प्रदर्शन देखेंगे दोनों पार्टियों का, तो उसमें कोई बहुत बड़ा मतलब सरप्राइज नहीं होगा कि मतलब बहुत बड़ा सरप्राइज एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा है। वस्तु अभी की जो स्थिति है, अभी प्रचार होगा, दोनों पार्टियां अपनी नीतियों को लेकर लोगों के सामने जाएंगी और फिर अंत में लोग तय करेंगे कि वो किसको चुन रहे हैं। मैं आपको आउटसाइडर पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ
कि जो दिल्ली में किसकी सरकार रही है उसकी सीधी बेरिंग दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पे रही है, ऐसा हमें अभी तक देखने को नहीं मिला। क्या ये चीज़ बदल जाती है, ये लोगों को तय करना है। तो आम आदमी पार्टी की बड़ी चिंता पंजाब में उनका जो चुनाव है उसको कंडक्ट कराना है। वहाँ पे बिल्कुल आपने ठीक कहा, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है, उन्हें इस तरह के किसी रिस्क में हम अभी नहीं देख रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि भाई पार्टी जिस व्यक्ति के नाम से चलती है वो उस व्यक्ति का अवेलेबल ना रहना, जेल के अंदर होना, वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल राजनीति में जब आए तो एक एज अ फिनोमिना है कि ऐसा कोई आया नहीं जिस तरीके से एंट्री हुई 2013 में आकर के अचानक से चुनाव लड़ा। और केजरीवाल को आप देखेंगे तो जो उफनती मोदी लहर जब ऐसे ऐसे ये ग्राफ आपका यूं जा रहा होता है ना, उसमें डेंट मारा कि दिल्ली में 2015 में ही जीत गए। 15 में ही बिहार में भी बीजेपी की हार हुई, लेकिन दिल्ली में हाँ वो अलग था। यहाँ पे एक पॉलिटिकल आउटसाइडर जो पॉलिटिक्स में नहीं था वो पॉलिटिक्स में आता है और वो बदलाव की बातें करता है और वो कहता है स्वच्छ राजनीति करेंगे। तो अगर उस पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और वो जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई को के खिलाफ वो पॉलिटिक्स में आया और वही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाता है, तो एक सवाल तो ये उठता ही है। दूसरा ये भी उठता है कि भाई उसकी लेकिन पॉलिटिकल पावर तो बढ़ी उसी मुद्दे को लेकर के और खुद को ईमानदार बताया। तो दोनों तरह के पर्सपेक्टिव हैं और दोनों तरह की सोच रखने वाले लोग हैं कि एक जो कह रहे हैं कि ये वेंडेटिव वेंडेटा हाँ कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है और उसमें जो है वेंडेटिव कदम उठाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक तरफ ये भी सोचने वाले हैं कि भाई आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के सामने बहुत बड़ा सवाल, मतलब वो ठीक है नैरेटिव उनकी एंटी करप्शन इमेज, उससे तो थोड़ा आगे वो खुद भी आ गए हैं। वो अब अलग उनकी राजनीति में और नए नए रंग जुड़ गए हैं, हनुमान चालीसा वगैरह। वो अब वो उन्होंने भी समझा है समय की गति जो है, उस हिसाब से उन्होंने भी अपना रिकैलिब्रेट किया है। सिर्फ एंटी करप्शन होके अब आज वो चीज़ बिक नहीं रही ना, माने लोगों के बीच में उसका उस तरह का अब उसका कैचमेंट उस तरह का है नहीं, या उस तरह की पकड़ नहीं रही है। तो उन्होंने रीइन्वेंट किया खुद को। अभी मुद्दा है सर्वाइवल, कि आपका नेता, आपका मुख्यमंत्री, और उससे बड़ा मतलब मुख्यमंत्री तो चुनाव आगे है। चुनाव तो चलिए ठीक है, वो कैसे लड़ेंगे क्या करेंगे वो एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। सरकार कौन चलाएगा? सरकार ये मुझे लगता है अभी ना आम आदमी पार्टी ने सोचा होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसको उन्होंने कई बार डिस्कस कर लिया होगा, क्योंकि पहली बार तो है नहीं, है ना। अब अरविंद केजरीवाल तो अरेस्ट एंटिसिपेट कर रहे थे ना, तभी तो वो हाई कोर्ट गए थे। तो मुझे लगता है उस चीज़ के लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड उनको होना, नहीं होंगे तब हमें आश्चर्य होगा कि भाई आपको देख लेना चाहिए था कि क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कोई इस सवाल का जवाब तैयार रखा होगा और हमको जल्दी पता भी चलेगा। मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी होनी थी, डिप्टी सीएम थे, तो वो इस्तीफा दे करके फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। और जैसा कि इस अगर खबर की बात अगर एक लाइन में इसकी कोई हेडलाइन खोजी जाए तो हेडलाइन यही है कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार किया गया है। आरोप प्रत्यारोप और जो भी बातें थी हमने आपके सामने रखी। जो भी जानकारी इस मसले से जुड़ी और आती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथी निखिल ने आपको बहुत सारी जानकारी दी, आप उस पर अपनी राय रख सकते हैं। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया। ललन टॉप कोशिश करेगा कि ग्राउंड पे भी जाकर आपको रियलिटी दिखा सके।